हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉपुलेशन इकोलॉजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखे थे, जिसमें पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट, डेथ रेट और ग्रोथ रेट को देखा था छोटे छोटे टॉपिक में। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को देखेंगे और आगे 2-3 और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो आइए जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। हम लोग डेंसिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन पॉपुलेशन के रूप में डेंसिटी किस तरीके से देखा जाता है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में हैं, ठीक, उसको हम लोग टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, कि कितना वजन है, कितना मास है, कितने वॉल्यूम के अंदर है, कितने एरिया में, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ठीक उसी प्रकार कुछ है कि नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, ठीक। अब और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन को 2 भागों में बांटते हैं। एक है क्रूड डेंसिटी, एक है स्पेसिफिक डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी को हम लोग इम्प्योर कहते हैं, इसको एबंडेंस कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कैसे। इसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, इसको हम लोग क्रूड डेंसिटी कहते हैं, कि इंडिविजुअल कितने हैं पॉपुलेशन में और किस एरिया में है, एरिया कितना है, इसको हम लोग टोटल डेंसिटी कहते हैं। इसको कहते हैं नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन बाय टोटल हैबिटेबल एरिया, कि उस इंडिविजुअल को जो पॉपुलेशन के अंदर में, मतलब जितने इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर में हैं और उस जगह पे रहते हैं, जैसे वो टोटल हैबिटेबल एरिया को मतलब यूज़ कर सके। यहाँ पे वो हर चीज़ जो उस इंडिविजुअल को यूज़ में आ रहा है उसको हम लोग हैबिटेबल एरिया कहते हैं, ठीक। और इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें यूज़ में आ रहा है, ये पानी भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया है, तो अब हम लोग दूसरे कॉपी में चलते हैं, इसके आगे कंटिन्यूस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं, स्पेसिफिक और क्रूड डेंसिटी को समझते हैं। मान लीजिए एक एरिया है, एक स्क्वायर एक एरिया है। यहाँ पे 100 डियर्स है, देख रहे हैं, यहाँ पे 100 डियर्स है, हिरन का संख्या 100 है। अब यहाँ पे लेक है, ये जो टोटल एरिया है ये 10 किलोमीटर स्क्वायर में है, और ये जो लेक है ये 2 किलोमीटर स्क्वायर में है, इसी के अंतर्गत। अब मानते हैं कि क्रूड डेंसिटी क्या होता है, देखते हैं। तो क्रूड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 100 है टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन बाय, अब क्रूड निकालना है तो टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है 10, तो 10 से उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, हर यूनिट एरिया में 10 इंडिविजुअल है। लेकिन स्पेसिफिक निकालना है, ठीक। तो अब लेक में तो डियर रहेगा नहीं, अब उस लेक को हम लोग काट देंगे, तो 10 में से 2 काट देंगे। तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है 10, 100 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या होगा 12.5 इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। तो इस तरीके से क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये बातें आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक नोट है कि स्पेसिफिक डेंसिटी इज मोर देन द क्रूड डेंसिटी। ये जो रिजल्ट आया इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक डेंसिटी हमेशा क्रूड डेंसिटी से ज़्यादा आता है, ठीक। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट्स। अब कुछ मेथड्स है जो हम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी के अंतर्गत पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। कैप्चर रिकैप्चर मेथड, इसको पीटरसन ने दिया था 1898 को, इसीलिए इसको पीटरसन मेथड भी कहते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले आप स्पेसिस को कैच करें। मान लीजिए सी के अंदर हम लोग फिश के बारे में पढ़ते हैं, फिश को आप कैच कर लें। तो आपने क्या किया, पहले कैप्चर किया, उसमें मार्किंग लगा दे, टैगिंग लगा दे। मान लीजिए एक फिश को कैच किया, उसमें आपने मार्किंग लगा दिया नंबर 1 या नंबर 2 ऐसे करें। अब उसको फिर से उसी प्लेस में डाल दें, फिर सेकंड कैच करें,
ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने स्पेसिस पहले थे और कितने स्पेसिस बाद में बने और कितने स्पेसिस डेथ कर गए। तो ये एक प्रोसेस होता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड, जो स्पेसिस के डेंसिटी को हम लोग जान सकते हैं। एक आता है लिंकॉल्न मेथड, LINCOLN, लिंकॉल्न मेथड। ये क्या होता है? मार्क्ड एनिमल्स इन सेकेंड सैंपल, ठीक है, बाय टोटल कॉट इन सेकेंड सैंपल, ठीक। और यहाँ होता है मार्क्ड एनिमल इन फर्स्ट सैंपल बाय टोटल पॉपुलेशन साइज। तो जो मार्क्ड एनिमल इन सेकेंड सैंपल है, मतलब एक सैंपल आपने जब लिया तो सेकेंड सैंपल जब लिया तो उसने आपने मार्क कर दिया। अब कितने बार आपने कॉट किया, टोटल कितना कॉट किया सेकेंड सैंपल में, ठीक। तो मार्क्ड एनिमल इन सेकेंड सैंपल उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, टोटल कॉट इन सेकेंड सैंपल उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब मार्क्ड एनिमल इन फर्स्ट सैंपल उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और टोटल पॉपुलेशन साइज को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो जब हमको टोटल पॉपुलेशन साइज निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस मेथड से आप स्पेसिस के बारे में निकाल सकते हैं, उसके डेंसिटी को निकाल सकते हैं, मतलब स्मॉल n इंटू कैपिटल M बाय R। तो आपको यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन साइज निकल जाएगा। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, देखिए, ठीक। तो इस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, और जब भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। अब आते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सन को हम लोग समझते हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब फैलना यहाँ वहाँ, ठीक है। अब पॉपुलेशन फैल चुका है। पॉपुलेशन डिस्पर्सन रैंडम भी हो सकते हैं कभी भी, यूनिफॉर्म हमेशा, और पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्लम्प्ड में भी होते हैं, एग्रीगेट या कॉन्टेगियस एक साथ भी होते हैं, मतलब एक साथ समूह में वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। अब पॉपुलेशन डिस्पर्सन जो है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, सेवरल फैक्टर्स है जो उसको पॉपुलेशन डिस्पर्सन होने में हेल्प करता है। अब आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं क्या फैक्टर है भाई। तो सबसे पहला रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यदि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिसोर्स में बंटवारा हो गया तो स्पेसिस में बंटवारा होगा ही। अब कुछ इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल में। एक होता है अट्रैक्शन, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, दोनों अपना फ़ायदा लेता है। एक होता है निगेटिव इंटरेक्शन, जिसको रिपल्सन कहते हैं, दोनों में कंपटीशन हो जाता है, निगेटिव, दोनों को हानि होता है। और एक होता है न्यूट्रल, नो इंटरेक्शन, ना एक स्पेसिस को ना दूसरे स्पेसिस को। इस तरीके से भी डिस्पर्सन होते हैं, ठीक है। एक हो गया रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, एक हो गया इंटरेक्शन के आधार पे। अब यहाँ पे उसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं मैंने 3 भाग में बांट रखा है, क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म एंड रैंडम, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक एक। क्लम्प्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है एक पॉपुलेशन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है दूसरा पॉपुलेशन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है तीसरा पॉपुलेशन। अब रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है, ठीक है। अनइवन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अपना रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, ये अपना रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, ये अपना रिसोर्स का यूज़ कर रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अट्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब बात आती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में देखिए एक सीक्वेंस में बने हुए हैं, यहाँ पे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इवनली होगा क्योंकि सोर्स लिमिटेड है, ड्यू टू लिमिटेड सोर्स, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रैंडम। देखिए कहीं 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 डिस्पर्स हो गया, तो यहाँ भी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज इवनली है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है और यहाँ पे न्यूट्रल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये नेचर में कभी कभी दिखाई देता है, रेयरली सीन इन नेचर। तो नेचर में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है क्लम्प डिस्पर्सन और यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, ठीक है। लेकिन क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्पर्सन मतलब रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइवन फॉर्म में होता है, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे इवनली होता है, तो रिसोर्स ख़त्म हो जाते हैं जिसमें रिपल्सन भी हो सकता है, और यहाँ पे भी रिसोर्स ख़त्म हो जाता है जिसमें न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ मिलता भी है लेकिन किसी को हानि भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन डिस्पर्सन को देखते हैं। अब एक आते हैं एज पिरामिड। ये भी पॉपुलेशन इकोलॉजी के पार्ट है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग को मेनली पॉइंट समझना है कि ये पॉइंट क्या बताता है, इस पॉइंट को कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। उस तरीके से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया।
एज पिरामिड। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि एक तरफ एज क्लास है जिसमें 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये हर एज ग्रुप का यहाँ पे स्पेसिस है, ठीक है। अब मान लीजिए एक मैंने कोहॉर्ट बनाया, एक डायग्राम बनाया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सेम एज क्लास, जो हर कोहॉर्ट में सेम एज क्लास का इंडिविजुअल है। मान लीजिए ये एक कोहॉर्ट है, ये कोहॉर्ट है, ये कोहॉर्ट है, सब एज में सेम एज का इंडिविजुअल है। यहाँ पे 3 तरीके से रिप्रोडक्टिव होता है। ये मैंने रिप्रोडक्टिव का कोहॉर्ट बनाया। एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, एक होता है रिप्रोडक्टिव, एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब रिप्रोडक्टिव एज तो हम लोग जानते हैं कि ये 18 से लेके 30 साल के बीच का है। प्री रिप्रोडक्टिव एज वो पहले का होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज बाद का होता है, ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। लेकिन ये तो ह्यूमन के केस में, एनिमल के स्पेसिस में भी अलग अलग होते हैं। अब बात यहाँ पे क्या है कि ये इसका यदि हम बेस का पिरामिड बनाए, ठीक है, तो मतलब इन तीनों को लेके तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ जाता है। मान लीजिए एक प्री रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा स्पेसिस है, बहुत ज़्यादा स्पेसिस है, लेकिन जो स्पेसिस रिप्रोडक्टिव नहीं कर पाते वो डेथ हो जाते हैं। वही स्पेसिस आगे बढ़ते हैं जो रिप्रोडक्टिव कर पाते हैं, और रिप्रोडक्टिव करने के बाद जो पहले के स्पेसिस है वो मर जाते हैं, और जो नए स्पेसिस आए हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चले जाते हैं, ठीक है। तो डेथ रेट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो इसको ब्रॉड बेस पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रॉड बेस पिरामिड। अब आते हैं, एक होता है बेल शेप्ड पिरामिड। उन्हीं स्पेसिस को लेके चले हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। होता क्या है कि तीनों में आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी। जितने स्पेसिस प्री रिप्रोडक्टिव में थे उतने ही रिप्रोडक्टिव है और उतने ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव में है, तो इसको बेल शेप्ड पिरामिड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। और एक होता है अर्न शेप्ड पिरामिड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव में वो ज़्यादा मर गए थे, ज़्यादा डेथ हो गया, और यदि वो बच रहे हैं और ज़्यादा स्पेसिस बन रहा है तब वो रिप्रोडक्टिव करते हैं, और रिप्रोडक्टिव करने के बाद बहुत सारे स्पेसिस पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्पेसिस में चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे तो डेथ रेट कम हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ आ रहे तो डेथ रेट बढ़ रहा है। इसको हम लोग अर्न शेप्ड पिरामिड कहते हैं। तो एज पिरामिड में हम लोगों ने 3 टाइप्स देखा। एक देखा ब्रॉड बेस पिरामिड, जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की तरफ जा रहे हैं तो डेथ रेट बढ़ रहा है। एक हम लोगों ने बेल शेप पिरामिड देखा जिसमें डेथ रेट सिमिलर है, स्टेबल है। और एक अर्न शेप पिरामिड देखा, जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज की तरफ जा रहे हैं तो डेथ रेट घट रहा है, लेकिन नीचे की तरफ आते हैं तो डेथ रेट बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाए तो डेथ रेट घट रहा है ना, तो इस सिंबल पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे डेथ रेट 0 है, ठीक है। डेथ तो होना ही है, लेकिन एक समय के बाद। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एज पिरामिड को देखा, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पर्सन को देखा डिटेल में। ये पॉपुलेशन डिस्पर्सन का पॉइंट है, ठीक, पॉपुलेशन डिस्पर्सन। और ये लिंकॉल्न मेथड, ये कैप्चर रिकैप्चर्ड मेथड, और एक क्रूड और स्पेसिफिक डेंसिटी, और मैंने जो शुरू में बता रखा था दूसरे नोट्स में, दूसरे कॉपी में, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी फ़िलहाल में ही 7 जनवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस का, यूजीसी नेट का। आई होप बहुतों का बेहतर हुआ हो, और जिनका सिलेक्शन लग रहा है कि और मतलब अच्छे से पढ़ना है, इस बार नहीं हो पाएगा, वो अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और आप हमारे साथ बने रहें। मैं और भी अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग के बीच लेके आता रहूँगा। सो आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें। और आप यदि एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस से, तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अरस्तु विज्ञान के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।